हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत अहम खबर है। मिडिल ईस्ट में हालात तेज़ी से बदलने और इजराइल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस के मजबूत होने का असर कई तरह से नज़र आ रहा है। अब इजराइल फ़िलिस्तीन मामले के हल के लिए बिल्कुल नई साजिश तैयार की गई है। अब से पहले तक अमेरिका की निगरानी में होने वाली अमन बातचीत में दो मुल्क यानी इजराइल और फ़िलिस्तीन बनाकर हल करने, जिसे टू स्टेट सॉल्यूशन भी कहा जाता रहा है, बात की जाती थी। उस प्लान में ईस्ट यरूशलेम को फ़िलिस्तीन की राजधानी बनाने की बात कही जाती थी। हालिया बरसों में इजराइल ने टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करना बंद कर दी। नक्शे से फ़िलिस्तीन का नाम भी ख़त्म कर दिया गया। दुनिया के मीडिया में भी फ़िलिस्तीन का नाम लेने से बचा जाने लगा और सिर्फ वेस्ट बैंक और गज़ा कहे जाने पर ही बात ख़त्म कर दी जाती थी। लेकिन अब बिल्कुल अलग तरह का सॉल्यूशन पेश किया जा रहा है, जिसमें इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों के एक कन्फेडरेशन का हिस्सा होने की बात की गई है। यानी इजराइल और फ़िलिस्तीन अलग अलग सूबों की तरह से होंगे और सिक्योरिटी और डिफेंस के मामले में ताकत और फैसला लेने का मरकज़ एक ही होगा। यानी फ़िलिस्तीन के बारे में ये अहम फैसले इजराइल ही लेगा। ऐसा लगता है कि फ़िलिस्तीनियों को वादों के एक और जाल में फंसाने की साजिश तैयार की गई है। ये प्रपोज़ल महमूद अब्बास की फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को भेजा गया है, जबकि गज़ा में हमास के पास इस तजवीज़ को नहीं भेजा गया। ये तजवीज़ ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि 59% इजरायली दूसरे मुल्कों में जाकर बसना चाहते हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मिडिल ईस्ट में इजराइल फ़िलिस्तीन टकराव ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ के कुछ पब्लिक फिगर्स यानी अवामी शख्सियतों ने दो मुल्कों या सूबों की फेडरेशन बनाने के लिए एक नई तजवीज़ तैयार की है। उन्हें उम्मीद है कि ये तजवीज़ मिडिल ईस्ट में अमन की कोशिशों में एक दहाई लंबे गतिरोध यानी रुके हुए के बाद आगे बढ़ने का रास्ता पेश करेगी। इस प्लान में कई विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल तजवीज़ शामिल हैं और ये साफ नहीं है कि दोनों तरफ के लीडर्स के बीच इसके लिए कोई सपोर्ट या रजामंदी है या नहीं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह प्रपोज़ल मामले के हल के लिए होने वाली बातचीत को शेप देने में मदद कर सकता है। ये प्लान इस हफ्ते अमेरिकी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वेंडी शर्मन और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान के तहत इजराइल के जरिए 1967 में कब्जा किए गए ज़्यादातर वेस्ट बैंक, गज़ा और पूर्वी यरूशलेम को फ़िलिस्तीन के एक आज़ाद मुल्क में शामिल करने की बात की गई है। इसके तहत इजराइल और फ़िलिस्तीन की अलग अलग सरकारें होंगी, लेकिन दोनों आबादियों पर असर डालने वाले मामलात जैसे सिक्योरिटी, बुनियादी ढांचे और दूसरे मामलात पर बहुत ऊंची सतह पर तालमेल होगा। इस प्लान के तहत कब्जे वाले वेस्ट बैंक में तकरीबन 5 लाख यहूदी बसने वालों को वहां रहने की इजाज़त देगा और बॉर्डर के नज़दीक बड़ी आबादियों में एक से एक ज़मीन की अदला बदली की जा सकेगी। वेस्ट बैंक के अंदर रहने वाले यहूदी बसने वालों को इजराइल में जाने या फ़िलिस्तीन स्टेट में परमानेंट रहने की चॉइस दी जाएगी। फ़िलिस्तीनियों की उतनी ही तादाद, ख़ास तौर से इजराइल के 1948 में बनने के आसपास के रेफ्यूजीज़ को इजराइल में परमानेंट रेजिडेंट के साथ फ़िलिस्तीन के शहरियों के तौर पर इजराइल में शिफ्ट करने की इजाज़त दी जाएगी। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ये पहल काफ़ी हद तक जेनेवा समझौते के अमन प्लान की बुनियाद पर तैयार की गई है, जो रिटायर अफसरों समेत ख़ास इजरायलियों और फ़िलिस्तीनियों के ज़रिए 2003 में तैयार किया गया डिटेल प्लान था। तकरीबन 100 पेज में दिए गए कन्फेडरेशन प्लान में ख़ास मामलात को कैसे हल किया जाए, इसके लिए नई डिटेल सिफारिशें शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जेनेवा अमन पहल के को फाउंडर
ایک سابق سینئر اسرائیلی افسر اور امن بات چیت میں شامل یوسی بیلن نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر یہودی بسنے والوں کو ہٹائے بغیر یہ پلان ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کے سیاسی سسٹم میں یہودی بسنے والوں اور ان کے سپورٹرز کا زیادہ عمل دخل ہے، جو ویسٹ بینک کو یہودی لوگوں کے بائبل اور تاریخی گڑھ اور اسرائیل سے الگ نہ ہونے والے حصے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ فلسطینی ان یہودی بستیوں کو امن کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کے طور پر دیکھتے ہیں اور زیادہ تر انٹرنیشنل کمیونٹی انہیں غیر قانونی مانتے ہیں۔ ویسٹ بینک کے اندر رہنے والے یہودی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فلسطینی اسٹیٹ کے بارڈرز کے اندر ہی باقی رہ جائیں گے، سب سے کٹر پنتھی ہیں اور کسی بھی علاقائی تقسیم کی مخالفت کریں گے۔ اس تجویز کو رکھنے والے یوسی بیلن کا کہنا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اگر یہودی بسنے والوں کے ساتھ ٹکراؤ کا کوئی خطرہ نہیں ہوا تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہوگا جو دو اسٹیٹ والا حل چاہتے ہیں۔ اس تجویز پر پہلے بھی بات چیت کی جا چکی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک پریسنگ یعنی کنفیڈریشن اسے اور زیادہ پریکٹیکل بنا دے گا۔ رپورٹس میں آگے کہا گیا ہے کہ کئی دوسری رکاوٹیں باقی ہیں، جس میں سیکیورٹی، ایک جگہ سے دوسری جگہ آزادی سے آنا جانا، اور شاید سب سے سیریس معاملہ برسوں سے ٹکراؤ اور ناکام بات چیت سے پیدا ہوئی بھروسے کی کمی شامل ہے۔ اسرائیل کی فارن منسٹری اور فلسطینی اتھارٹی نے اس پروپوزل کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا۔ اس پہل کے پیچھے خاص فلسطینی شخصیت ہبہ حسینی ہے، جو 1994 میں فلسطینی نیگوشیٹنگ ٹیم کی سابق قانونی صلاح کار ہیں، جو ایک جانی مانی یروشلم کی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہودی بسنے والوں کے بارے میں یہ پروپوزل بہت وواداسپد یعنی کنٹروورشل ہے، لیکن ان کا ساتھ ہی کہنا ہے کہ یہ پلان فلسطینیوں کے اپنا ملک بنانے کی خواہش کو پورا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آسان نہیں ہونے والا ہے۔ ملک کا درجہ حاصل کرنے اور اپنے فیصلے کرنے کے حق کو حاصل کرنے کے لیے جس پر ہم 1948 سے کام کر رہے ہیں، حقیقت میں ہمیں کچھ سمجھوتے کرنے ہوں گے۔ ہبہ حسینی کا کہنا ہے کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے بیچ یروشلم کا معاملہ کافی پیچیدہ ہے، جبکہ اس کے علاوہ فلسطینی ریفیوجیز کے معاملات کو حل کرنا کنفیڈریشن کے تحت آسان ہو سکتا ہے، جبکہ اب سے پہلے کی طرح پورے سمجھوتے کی ڈیٹیل طے کرنا کافی مشکل ہوگا۔ ہم اس پروسیس کو الٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ریکگنیشن کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امن پروسیس شروع کرنے کے لیے اوسلو سمجھوتے پر دستخط کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے لان میں اسرائیل اور فلسطینی لیڈرز کو اکٹھا ہوئے تقریباً 3 دہائیاں ہو چکی ہیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں کئی دور کی بات چیت وائلنس کی وجہ سے آخری سمجھوتا کرنے میں ناکام رہی، اور 10 سال سے زیادہ مدت میں کوئی سیریس یا ٹھوس بات چیت ہی نہیں ہوئی ہے۔ اسرائیل کے موجودہ پرائم منسٹر نفتالی بینٹ فلسطینی اسٹیٹ کے مخالف ہیں، جو ایک سابق یہودی بسنے والے لیڈر ہیں۔ فارن منسٹر یائر لیپڈ، جو 2023 میں ایک روٹیشن سمجھوتے کے تحت پرائم منسٹر کے طور پر ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں، دو ملک بنانے والے حل کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی بڑی پہل شروع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ایک الگ قسم کے الائنس کو لیڈ کرتے ہیں، جس میں کٹر نیشنلسٹ گروپس سے لے کر ایک چھوٹی عرب پارٹی بھی شامل ہے۔ فلسطین کی طرف پریزیڈنٹ محمود عباس کا اختیار ویسٹ بینک کے کچھ حصوں میں ہی محدود ہے، جبکہ ہارڈ لائن گروپ حماس غزہ میں حکومت کرتا ہے، جو اسرائیل کے وجود کو ہی قبول نہیں کرتا۔ محمود عباس کی پریزیڈنٹ کے طور پر کام کرنے کی مدت 2009 میں ختم ہو چکی ہے، اور حال کے برسوں میں ان کی پاپولیرٹی میں گراوٹ آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے کوئی تاریخی سمجھوتا کرنے کی صلاحیت نظر نہیں آتی۔ دو ملک والے حل کے تحت فلسطینیوں کو ایک آزاد ملک دینا تھا، جبکہ اسرائیل کو ایک مضبوط یہودی میجورٹی والی ڈیموکریسی کے طور پر وجود میں رکھنا تھا۔ حالانکہ اسرائیل کے ذریعے بستیوں کا لگاتار بڑھایا جانا کسی بھی امن پروسیس کی غیر موجودگی اور بار بار ہونے والے ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کی تقسیم بہت مشکل کام ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی اب بھی دو ملک بنانے والے حل کو ٹکراؤ کے حل کا
अकेले तरीके के तौर पर देखती है, लेकिन हालात बदल रहे हैं। खासकर जवान फिलिस्तीनी एपार्थाइड स्टेट इजराइल से टकराव को बराबर हुकूक हासिल करने का अकेला रास्ता मानते हैं। हाल ही में 3 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने भी इजराइल को रंगभेदी यानी एपार्थाइड मुल्क बताया था। इजराइल इन इल्ज़ामों को ज़ोरदार तरीके से खारिज करता है। इन इल्ज़ामों को वो अपने वजूद के हक़ पर एक यहूदी मुखालिफ हमले के तौर पर देखता है। लेपिड का कहना है कि फ़िलिस्तीनियों के साथ सियासी बातचीत को फिर से शुरू करने से वर्ल्ड फोरम्स पर इजराइल को अपार्थाइड स्टेट बताने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत करने में मदद मिलेगी। अगले हफ्ते बेलिन और हुसैनी अमरीकी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वेंडी शर्मन और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को अपना ये अमन प्लान पेश करेंगे। बेलिन का कहना है कि वे पहले ही इजराइल और फ़िलिस्तीनी ज़िम्मेदारों के साथ ड्राफ्ट साझा कर चुके हैं। बेलिन ने कहा है कि उसने इस प्लान को उन लोगों के पास भेजा है जिन्हें वे जानते थे कि वे इसे फ़ौरन खारिज नहीं करेंगे। किसी ने इसे खारिज नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वे इसे गले लगाते हैं। आखिर में बेलिन ने कहा कि मैंने इसे हमास को नहीं भेजा। उन्होंने मजाक में कहा, मुझे उनका पता नहीं मालूम। इजराइल फ़िलिस्तीन मामले को हल करने की तजवीज़, जिसमें फ़िलिस्तीनियों को एक और जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि हाल ही में इजराइल में किए गए एक सर्वे में बताया गया था कि 59% इजरायली मुल्क छोड़कर कहीं और बसना चाहते हैं। बिगड़ती इकॉनमी, फ़िलिस्तीन क्राइसिस के हल और अपने मुस्तकबिल के सिलसिले में नाउम्मीद होकर बहुत से इजरायली वहाँ से कहीं और बसना चाहते हैं। बेगिन नाम की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कराए गए सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 59% इजरायलियों ने इजराइल को छोड़ने के लिए बहुत सी गैर मुल्की एम्बेसियों से राब्ता किया है, जबकि दूसरे भी कई ऐसा करना चाहते हैं। इसी के साथ 78% इजरायली कुनबे चाहते हैं कि उनके बच्चे इजराइल छोड़कर कहीं और चले जाएं। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले भी इजराइल से उल्टे पलायन यानी रिवर्स माइग्रेशन की बहुत सी खबरें आती रही हैं। बहुत से इजराइलियों के माइग्रेट करने की असल वजह यह है कि ज़ायोनियों ने उनसे जो वादे किए थे वे पूरे नहीं किए। इसी बीच फ़िलिस्तीनी ग्रुप से झड़पों में उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। इस वजह से बहुत से इजराइली अब ये मानने लगे हैं कि इजराइल उनके लिए रहने की जगह नहीं है। आपने देखा कि एक तरफ तो इजराइल फ़िलिस्तीन झगड़े के हल के नाम पर दिए गए प्लान में वेस्ट बैंक से यहूदी बसने वालों को हटाने की कोई बात नहीं कही जा रही है, साथ ही कहा जा रहा है कि वो फ़िलिस्तीन में रह सकते हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि फ़िलिस्तीन आज़ाद मुल्क नहीं बनाया जाएगा। सिक्योरिटी जैसे अहम मामलात दोनों के एक ही जगह तय होंगे, यानी इजराइल के ही हाथ में रहेंगे। साथ ही ये भी बताया गया है कि ये अमन प्लान हमास को नहीं दिया गया है, सिर्फ उन लोगों को दिया गया है जो इस प्रपोजल को फौरन रिजेक्ट ना करें। इस रिपोर्ट को मैंने सबसे पहले सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार में देखा है, यानी इस प्रपोजल को इजराइल और उसके पसंद के मुल्क ही अपने मीडिया में जगह दे रहे हैं। लेकिन इजराइल में रहने वालों की बेचैनी हालिया सर्वे में सामने आ गई है, जिसमें बताया गया है कि 59% इजरायली गैर मुल्कों में जाकर बसना चाहते हैं और 78% कुनबे अपने बच्चों को दूसरे मुल्कों में भेजना चाहते हैं। इसकी असल वजह जो मैं अब से पहले बताता रहा हूं वो ये है कि इस इलाके में इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस ताकतें मजबूत हो रही हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा है। ऐसे में कोई भी समझदार इजरायली इतनी गैर महफूज हालत में नहीं रहना चाहता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।